जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है संविधान की, उसे एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। और हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, और मूल अधिकारों में लास्ट में हमने देखा अनुच्छेद 14। हमने अनुच्छेद 14 में देखा दो चीजें देखी, एक विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 इस तरीके से देखा, हमने दो भागों में बांटा और हमने कहा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। हमने देखा इक्वलिटी, लिटी बिफोर दी लॉ। दूसरा हमने देखा विधियों का समान संरक्षण। विधियों, बढ़िया राइटिंग में लिखूं ना, सजा सजा के, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन, दी लॉज। ये देखा हमने, देखा जो विधि के समक्ष समानता है, ये अवधारणा कहां से ली है? ब्रिटेन से। हमने देखा ये अवधारणा कैसी है? नकारात्मक है, क्योंकि ये दोनों को समान लेके चल रही है। कैसे लेके चल रही है? समान। यानी ये आरक्षण का क्या करती है? ये आरक्षण का समर्थन करती है, विरोध करती है। ये अवधारणा कैसी है? नकारात्मक। हमने देखा ये आरक्षण का क्या करती है? विरोध करती है। आरक्षण का विरोध करती है। ये कहती है चाहे राजा हो, चाहे चपरासी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब, सभी कैसे होंगे? समान। विधि सभी को समान। यानी ये किस पे बल देती है? समानता पे बल देती है। किस पे बल देती है? समानता पे बल देती है। हमने देखा ये अवधारणा है विधियों का समान संरक्षण, ये हमने अमेरिका से ली है। कहाँ से ली है? अमेरिका, यूएसए से ली है। हमने देखा कि ये अवधारणा कैसी है? सकारात्मक है। ये कहती है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। ये आरक्षण का क्या करती है? ये आरक्षण का साफ समर्थन करती है। आरक्षण का क्या करती है? आरक्षण का समर्थन करती है, समर्थन। और ये किस पे बल देती है? स्वतंत्रता पे बल देती है, स्वतंत्रता पे। इस तरीके से हमने इसको इसके से देखा। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। क्या पढ़ेंगे? 14, सॉरी, इसके कुछ अपवाद हैं। अनुच्छेद 15, 16, 14 के अपवाद। अपवाद क्या है? इसके देखेंगे साहब अपवाद। अनुच्छेद 14 के अपवाद। तो अनुच्छेद 14 के अपवाद। अपवाद जैसे नंबर 1 देखो, अनुच्छेद 361 है। इस 361 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। क्या साहब? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो उसके कार्य के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। क्योंकि देखो, आप अगर अनुच्छेद 74 पढ़ते हो तो उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह सहायता देने के लिए कौन होगा? राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगा?
मंत्रिपरिषद होगी और वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? पीएम, और राष्ट्रपति उन्हीं के अनुसार कार्य करेगा। अभी यहां देख लेते हैं, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, उसे जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहती है उनके अनुसार काम करता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? इन दोनों को इनके कार्यकाल के दौरान इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इन पर इनके कार्यकाल के दौरान क्या नहीं चलाया जाएगा? पहली बात तो मुकदमा ही नहीं चलाया जाएगा, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा, ठीक है ये बात, यानी इनको कार्यकाल के दौरान मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दूसरी बात, यदि इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कोई ऐसा कार्य किया है तो दीवानी संबंधी मामलों में, दीवानी का मतलब होता है जो संपत्ति संबंधी होते हैं सिविल मामलों में या दीवानी मामलों में 2 माह का पूर्व नोटिस देकर, देखो हम कोई अपराध कर दें तो हमें तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, इन पर तो मुकदमा ही नहीं चल सकता, केस ही नहीं हो सकता, एफआईआर ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो सिविल मामलों में 2 माह पूर्व सूचना देकर मुकदमा चलाया जा सकता है। देखो जो मुकदमा यानी फौजदारी मामलों में तो मुकदमा जो कार्यकाल के दौरान हो ही नहीं सकता। लड़ाई झगड़े संबंधी जो फौजदारी मामले होते हैं, क्रिमिनल मामले होते हैं, उनमें तो मुकदमा हो ही नहीं सकता। सिविल मामलों में अगर व्यक्तिगत स्तर पर कोई इससे अपराध हुआ है तो 2 माह का क्या देना पड़ेगा? सूचना देकर, नोटिस देकर उस पर मुकदमा चला सकते हैं, बाकी इन पर मुकदमा नहीं चला सकते। दूसरा, अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, संसद सदस्यों को विशेषाधिकार है। यानी उन्होंने संसद में कुछ ऐसा बोला है, वोटिंग संबंधी कोई भी है, तो इन पर इस तरह का केस वगैरह मुकदमा नहीं हो सकता। दूसरा, तीसरा नंबर हम देखें, अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदस्यों को, राज्य विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों आती हैं, के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। सेम बात है जो संसद वाली है। और देखो बहुत इसको लंबा टॉपिक हो जाता है, जैसे हमको कहें राष्ट्रदूत वगैरह होते हैं, राजदूत वगैरह होते हैं, और जो यूएनओ के अधिकारी होते हैं, उनकी संस्थाओं के अधिकारी होते हैं, उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होता है। जैसे राजदूत यूएनओ के अधिकारी को भी विशेषाधिकार प्राप्त है, या कोई विदेशी मेहमान वगैरह आते हैं को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। इस तरीके से ये 14 के कुछ अपवाद हैं, इनको ध्यान में रखना है, बाकी ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है ना। इसके बाद अब हमारा अनुच्छेद होता है 15 शुरू। 15 शुरू। देखो साहब, अनुच्छेद 15 देखो 5 आधार बताता है, और इन आधारों पर क्या नहीं किया जाएगा?
भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो आधार कौन कौन से देखो, धर्म, धर्म को बोलते हैं रिलीजन, धर्म, मूल वंश, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, रिलीजन, रिलीजन, धर्म, मूल वंश, मूल वंश यानी रेस, धर्म, मूल वंश, जाति, कास्ट, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, लिंग, अरे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, सेक्स, और जन्म स्थान, और जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी ये 5 आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर विभेद का, के आधार पर भेदभाव, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यानी देखो हमारा जो अनुच्छेद है 15, वो कितने आधार बताता है? 15 का मतलब 5 आधार बताता है कि धर्म, वो किस धर्म से, हिंदू से, मुस्लिम से, ईसाई से, सिख से, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश, रेस, यानी वो किस मूल वंश से है, मूल वंश, जैसे हमारा मूल वंश क्या था, हम मध्य एशिया से आए या कहां से आए, कहां से नहीं आए, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नाई है या दलित जाति का है, किसी भी जाति का है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये महिला है या पुरुष है या जो बीच का है, छक्का है, या जो भी होता है बीच का, ट्रांसजेंडर, ना पुरुष है ना महिला, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान, ये इसका जन्म यूपी में हुआ, एमपी में हुआ, बिहार में हुआ, कहाँ हुआ, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरे अनुच्छेद 15 कहता है, इसमें 5 आधार गिनाए गए हैं, 15 का मतलब 5। क्या कहता है? धर्म, मूल वंश। ये देखो 2019 के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया है, इनको क्रम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्रम। तो इनका ये क्रम है, पहले कौन है? धर्म, फिर मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 2019 में पूछा गया है, इनका क्रम पूछा हुआ है, तो क्रम से याद रहने चाहिए हमें। अभी आगे इनका यूज होगा। देखो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया। अनुच्छेद मूल 15 कहता है, ये हुआ। यानी अनुच्छेद 15 में कितने आधार गिनाए गए हैं? 5। इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब देखो कौन नहीं करेगा। अब नंबर 1 आता है 15(1). 15(1). तो देखो अब आता है राज्य, 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 धर्म, मूल वंश, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान,
जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी देखो अनुच्छेद 15 कहता है, 15 कहता है कि जाति, धर्म, मूल वंश इनके या 5 आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अरे भैया राज्य का कोई सरकारी स्कूल है? अरे राज्य सरकारी स्कूल ही राज्य के अंतर्गत आता है। तो आप स्कूल में सरकारी में जाओगे, क्या वहां भेदभाव कर सकता है? क्या आप इस धर्म के हो, इस लिंग के हो, इस कास्ट के हो, आपका मूल स्थान ये है, क्या भेदभाव हो सकता है? नहीं हो सकता। कि राज्य हॉस्पिटल है, क्या हॉस्पिटल में हो सकता? क्या बैंक में हो सकता? क्या पोस्ट ऑफिस में हो सकता? क्या केंद्र सरकार में हो सकता? क्या राज्य सरकार में? यानी राज्य तो करेगा ही नहीं कहीं भी। अभी अपवाद है, वो देखेंगे कहां पर है। 15 कहता है कि कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। किससे कहा गया है? राज्य से। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्या राज्य ही ये खोलता है स्कूल वगैरह? अरे सरकारी हॉस्पिटल हो सकते हैं, क्या प्राइवेट नहीं हो सकते? क्या प्राइवेट स्कूल नहीं हो सकते? क्या रेस्टोरेंट वगैरह ये प्राइवेट नहीं है? क्या स्विमिंग पूल प्राइवेट नहीं है? क्या मनोरंजन के साधन सरकारी हैं? सारे नहीं है ना। तो अब पहले राज्य की आई है, अब नागरिक के लिए आएगी। देखो राज्य है ना, वो नागरिकों के साथ नहीं करेगा। हमने अनुच्छेद 15 वहां लिखा है, कहां इसी में लिखा था पहले कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 5 अनुच्छेद किसके लिए? केवल नागरिकों। तो राज्य नागरिकों के साथ नहीं करेगा, बाकी के साथ कर सकता है। तो यहां लिख सकते हैं राज्य नागरिकों के साथ। तो हम यहां क्या जोड़ सकते हैं? नागरिक। राज्य नागरिकों के साथ, यहां लिख लेते हैं, यहां नागरिकों के साथ, नागरिक। ये केवल किसके लिए? नागरिक के लिए। अब देखो साहब अनुच्छेद 15(2) ये क्या कहता है? कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, यही आधार है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर और कहां नहीं कर सकता? इन आधारों पर नहीं करेगा। कहां नहीं करेगा? तो देखो अब इसमें कहां नहीं करेगा, वो अनुच्छेद है 15(2) क। 15(2) क ये CDS 2018 में पूछा गया सवाल है। ये पूछा था कि ये 15(2) क में है या 15(2) ख में है। इसमें ऑप्शन थे 15(2) क, 15(2) ख, अनुच्छेद 15, 16, 19 इस तरीके से ऑप्शन में रखे थे। वो क्या था अभी देखेंगे। देखो यानी 15 अनुच्छेद 15 में तो आधार गिनाए गए हैं कि इन आधारों पर क्या नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरे अनुच्छेद 15 में तो बेस हैं कितने? 5। इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(1) में कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा भेदभाव। 15(2) में कौन नहीं करेगा? नागरिक नहीं करेगा। और नागरिक कहां नहीं करेगा? देखो कहां नहीं करेगा? 15(2) क, 15(2) क दुकानों, कहां नहीं करेगा?
दुकानों शॉप, सार्वजनिक भोजनालयों, जिसे बोलते हैं रेस्टोरेंट, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों ध्यान दो, ये क्या कह रहा है? देखो 15 में जो मूल अनुच्छेद है उसमें 5 आधार गिनाए गए हैं। कहा गया है कि केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में क्या है? आधार। 15(1) में कहा गया है कौन नहीं करेगा? इन 5 आधारों पर राज्य नहीं करेगा। जैसे मान के चलो राज्य का कोई सरकारी हॉस्पिटल है, कोई सरकारी दुकान है, राशन की दुकान है, सरकारी स्कूल है, जो कुछ भी राज्य की कोई संस्था होगी, राज्य का जो भी होगा, राज्य के अंतर्गत राज्य खुद भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के अंतर्गत सारा कुछ है, तो कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में क्या कहा है? नागरिक भेदभाव नहीं करेगा। अरे दोस्तों कौन नहीं करेगा? नागरिक। फिर 15(2) में कहा गया है दुकानों। अरे भैया किसी ने दुकानदार ने दुकान खोल रखी है यहीं पे पास में ही, अब वो कह दे भैया तू इस जाति का है मैं तुझे सौदा नहीं दूंगा। अरे तेरे बाप की औकात क्या है? दुकान बंद कर। कैसे नहीं देगा? दुकान बंद कर। तो ऐसे मना नहीं कर सकता कि तू इस जाति का है, इस लिंग का है, इस धर्म का है, मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात भैया सार्वजनिक भोजनालय। देखो जब मैं छोटा सा था ना, जब मैंने बचपन से ही पॉलिटी पढ़ता था, वो बेयर एक्ट, तो जब उसमें सार्वजनिक भोजनालय और फिर होटल लिखा रहता था, तो ये मेरी समझ में नहीं आता था कि भाई ये होटल और सार्वजनिक भोजनालय से क्या अंतर है। तो देखो सार्वजनिक भोजनालय जो होता है उसे रेस्टोरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टोरेंट। और उसे कहते हैं होटल। तो जो सार्वजनिक रेस्टोरेंट का मतलब होता है खाना खाने की व्यवस्था होती है केवल। होटल में रहने की भी व्यवस्था होती है खाने के साथ साथ। परंतु आजकल क्या है, रेस्टोरेंट भी, होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है, दोनों काम चल रहे हैं। तो अंतर ये है। अरे भैया किसी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है सार्वजनिक भोजनालय, तो वो ये नहीं कह सकता कि तू इस धर्म का है मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। अरे कह सकता है कि नहीं कह सकता? भैया ये नहीं कह सकता कि तेरा मूल वंश वहां से मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। अरे नहीं कह सकता। लिंग के आधार पर नहीं कह सकता, जाति के आधार पर, इनके आधार पर बिल्कुल नहीं कह सकता। होटल में भी नहीं कह सकता। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। मैं 12th करने के बाद आगरा गया, तो आगरा में एक श्याम हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल जिसमें हॉस्टल में रहता था वो गुप्ता जी थे जिनका हॉस्टल था। तो इतना मुझे पॉलिटी का ज्ञान नहीं था, परंतु थोड़ी बहुत नॉलेज रखता था, पॉलिटिकल का विद्यार्थी था। तो थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव, जीवन शुरू से ही पता नहीं क्या प्रवृत्ति रही, शुरू से ही मुझे राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो हॉस्टल में कुछ एससी के लड़के आए, तो वो उनसे बात करने लगे किराए की उनकी। तो फिर गुप्ता जी कहते हैं, उनसे पूछा आप किस कास्ट से हो? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मेहतर हैं उस कास्ट से। तो उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं रखते। तो वो तो लड़के सीधे से चले गए। मैंने उनको बाद में समझाया, गुप्ता जी एक बात बताओ, आप एक हॉस्टल चला रहे हो, आप एक पीजी चला रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये तो संवैधानिक हो गया। और वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सभी भारतीय हैं
और कौन सी मानसिकता लेकर के चल रहे हो कि ये मेहतर है कि एससी का है, एसटी का है। अरे ये नहीं, ये समाज की गंदी सोच की अवधारणा दी गई है। हम सब क्या है? मानव है, इंसान है, इंसानियत रखो। मैंने कहा आपके खिलाफ अगर थोड़ी सी समझदारी रखते तो कार्रवाई हो सकती थी, ये चाहते तो तुम्हें जेल भेज देते एक दिन के लिए। तो फिर गुप्ता जी समझ गए, उन्होंने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो, थोड़ा सा फिर वो बाद में ऐसा नहीं करते हो। मैंने समझाया तो देखो यहां पर नहीं कर सकते, और भैया जैसे कोई पिक्चर हॉल है, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, अब घर का है, अब मैंने अपने घर में अपने लिए देखने के लिए खोल रखा है तो मैं मना कर सकता हूं। बाकी सार्वजनिक है जहां और भी लोग आ रहे हैं तो आप मना नहीं कर सकते हो। इसलिए 15(2) में इन आधारों पर 15(2) को में इन आधारों पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बार और देखते हैं। यानी अनुच्छेद 15 में कितने आधार? 5। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 5 आधार बता दिए। 15(1) में कहा गया है कि राज्य इन आधारों पर, यानी 5 वही आधार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अरे कोई सी नागरिक ने कोचिंग खोल ली है, कोई स्कूल खोल लिया है, कोई हॉस्पिटल खोल लिया है, कोई बैंक खोल ली है, कुछ भी कर सकता है, तो वहां पर इन आधारों पर नागरिक भी क्या नहीं करेगा? भेदभाव को बढ़ावा नहीं देगा, भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो वो आपके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और आपको, इसलिए तो मैं कहता हूं पॉलिटी पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूं ना, अगर जीवन में किसी व्यक्ति को एक बुक पढ़नी है तो ध्यान रखना चाहिए उसे फिर पॉलिटी पढ़नी चाहिए, हमारा भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जब तक जिएगा जब तक काम आएगा, पल पल पे काम आएगा। तो ध्यान रखना, ये व्यक्ति नहीं कर सकता, नागरिक नहीं कर सकता। समझ में आया? इसके बाद 15(2) ख भी है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो है 15(2) ख। ये क्या कहता है साहब? 15(2) ख ये कहता है कि पूर्णतः है या कुछ, पूर्णतः या भागतः है। भागतः संविधान की भाषा ऐसी होती है, पूर्णतः या भागतः राज्य से वित्त पोषित, यानी राज्य से सहायता प्राप्त, या तो पूर्णतः हो सकता है, जैसे सरकारी पूरी तरह हैंडपंप हो सकता है, कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, स्नानाघाट हो सकता है, सड़क हो सकती है। पूर्णतः या भागतः। तो अनुच्छेद 15(2) ख क्या कहता है? देखो साहब, यह कहता है पूर्णतः अथवा भागतः, पूर्णतः या भागतः, यानी राज्य का कुछ शेयर लगा हुआ है, कुछ पैसा लगा हुआ है। पूर्णतः या तो पूरी तरह हो सकता है, या उसका क्या लगा हुआ है? कुछ पैसा लगा हुआ है, बाकी निजी है। पूर्णतः या भागतः राज्य से वित्त पोषित, वित्त पोषित, अरे उल्टा क्यों हो रहा है रे? पूर्णतः या भागतः राज्य से वित्त पोषित, कुआं। अरे कुआं होते थे पहले, अब आप भूल गए कुआं को। तो सरकारी कुएं होते ना, सरकार निर्माण करवाती थी, तो कुओं पे आज भी लड़ाई होती है, पहले भी लड़ाई होती थी। अरे पहले क्या होता था हमारी समाज के अंदर कि जो SC या जो निम्न वर्ग के या जो पीड़ित क्या कहेंगे दलित लोग होते थे, उन्हें भाई जो सामान्य वर्ग के या उच्च वर्ग के जातियों के उन कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। अभी भी मैं देखता हूं कई जगह गांवों में, परंतु क्या करते, एक इंसान क्या कर सकता, पूरी समाज को नहीं सुधार सकता ना। अभी भी अब सरकारी हैंडपंप है, और भाई जो मेहतर है ना या निम्न जाति का लोग है तो कहते हैं कि भाई ये इससे मुंह लगा के पानी पी गया, ये पानी नहीं पीते, आज भी कुएं पर नहीं जाने देते। जो नदी होती है उसे, जो अपना घाट है उस पर नहाने नहीं देते, नीचे वाले पर नहाने देते हैं। अन्याय आज भी हो रहा है, आज भी अन्याय हो रहा है। और आप कहते हो कि आरक्षण को खत्म कर दो।
देख रहे हो ना संविधान में कितने प्रावधान है। तो कुआं, तालाब, सार्वजनिक स्नान घाट, अरे क्या सार्वजनिक स्नान घाट, अरे पहले ये समर हैंडपंप कहां हुआ करते थे, नदी में नहाने जाते थे, आजकल तो स्विमिंग पूल बन गए स्नान घाट की जगह। तो वित्त पोषित कुआं, तालाब, सार्वजनिक स्नानाघाट, सार्वजनिक स्नान घाट, स्नान घाट, सड़क, अरे सड़कों पर बड़ी लड़ाई होती है गांवों में। अरे भाई जैसे किसी के द्वार के आगे से सड़क जा रही है तो वो ये कह रहा है भैया मैं अपने द्वार के आगे, लड़ाई हो गई ना तू मेरे द्वार के आगे खड़। और पहले देखो मनुस्मृति में एन में आपने पढ़ा होगा तो वहां पर ऐसे कहा जाता है कि अगर वो हमारे घर के सामने से निकलते थे निम्न वर्ग के लोग तो अपने साथ एक जो आवाज करने वाला ऐसा कोई म्यूजिक या बर्तन साथ लेके चलते थे, जिससे जो, अब छोड़ो इसको यहीं पर। तो यानी जो सड़क है, सड़कों पर लड़ाई होती है खूब कि भाई तुझे नहीं निकल लूंगा। अरे सड़कों पर भेदभाव नहीं कर सकते, सरकारी है, तुम कैसे कह सकते हो मैं नहीं निकलने दूंगा। समागमन के सड़कों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2019 में। नहीं किया, आप जाकर के पेपर उठा के देखना, नहीं किया जाएगा। देखो इसको अनुच्छेद 15 में 5 आधार बताए गए हैं, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(1) में राज्य भेदभाव नहीं करेगा 5 आधारों पर। अनुच्छेद 15(2) में कोई नागरिक भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) क इसमें कहा गया है कि भैया जो दुकानदार हैं या दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल यानी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, अब कुछ भी हो सकता है सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान, कोई पार्टी हो सकती है, ठीक है, आजकल तो बहुत सारे चल रहे हैं ना मनोरंजन के साधन। तो यहां पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) क में कोई नागरिक नहीं करेगा। यहां पर 15(2) में कोई नागरिक से कहा गया है, यह नागरिक के विरुद्ध प्राप्त, ध्यान रखना। 15(2) क और ख राज्य को, ये तो मैं राज्य के खिलाफ प्राप्त है, परंतु 15(2) क ख राज्य को नागरिकों के खिलाफ प्राप्त है कि नागरिक ऐसा नहीं करेगा। 15(2) में कहा गया है कि भैया वो पूर्णतः सरकारी हो सकता है, उसमें पैसा, या कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट हो सकता है, वो कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, स्नानाघाट हो सकता है, सार्वजनिक सड़क वगैरह, इन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कहता है 15(2) ख। अब इससे आगे संविधान में कोई प्रावधान है ही नहीं। तो यहां तक हमने बात देखी। अब पढ़ेंगे 15(3). क्या पढ़ेंगे? 15(3). देखो 15(2) में तो 15(1)(2) में तो कह रहा है भेदभाव नहीं करेगा, परंतु 15(3) थोड़ा सा इनका उल्टा है। क्या है ये? 15(2) यानी 3 पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? 3। 15(3) ये क्या कहता है साहब? 15(3) कह रहा है महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष
प्रावधान कर सकता है। महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है, राज्य कर सकता है। अभी कह रहे थे कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु देखो ये तो लिंग के आधार भेदभाव नहीं करेंगे, ये विधि के समक्ष समानता हो गई, नकारात्मक अवधारणा हो गई। परंतु हमने दूसरी भी तो पढ़ी थी, विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा। तो ये कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव है। अरे भैया महिलाओं के लिए क्या करेंगे? विशेष प्रावधान करेंगे। अरे भैया जब महिला बच्चे को जन्म देती है, प्रेग्नेंट होती है, तो वहां छुट्टियां दी जाती हैं, और भैया उसके बाद कम्बल घी भी मिलता है। अब पुरुष कहें कि हमें भी मिलना चाहिए, तो आप भी बच्चे पैदा करो, प्रेग्नेंट हो, आप ले लो। बच्चियों को कुछ सहायता दी जा रही है, स्कूटी दी जा रही है, बच्चों को पोलियो पिलाया जा रहा है। अब भैया 80 साल का इंसान गए कि मुझे पोलियो की दवाई पिलाओ, मुझे अधिकार है समान, इसको पिला रहे हो, तो आप बच्चे बन जाओ, आपको पिला देंगे, मर के आ जाओ दोबारा से। यानी समान परिस्थितियों में कैसा व्यवहार होगा? समान होगा। यह अवधारणा यहां लागू हो रही है। तो राज्य 15(3) में क्या कहता है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बच्चों को निःशुल्क सुविधा दे रहा है, पोलियो की दवाई पिला रहा है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो आंगनबाड़ी में उसके लिए इंजेक्शन, दवाई और उसके लिए खाने की सारी व्यवस्था कर रहा है। अभी नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि हमारे भारत में क्या, हमें तो केवल बच्चा पैदा करना है, कुछ नहीं करना। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि देखो भैया 0 से 6 वर्ष की देखभाल कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य क्या करेगा? 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की राज्य देखभाल करेगा। क्या करेगा? देखभाल करेगा। आंगनबाड़ी में देखभाल करता है ना, महिला होती है जो काम की, वो घर से उठा उठा के बच्चों को गोदी में ले जाती हैं, वहां खिलाती हैं, गिनती सिखाती हैं, मोतियों की मालाओं से अलग अलग देखभाल यहां कर दी। फिर भैया हमारा अनुच्छेद आएगा 21A, इसमें क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा कौन देगा? शिक्षा कौन देगा? राज्य देगा। बस माता पिता को तो हमारा जो मूल कर्तव्य है, वहां पर एक 11वां मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 कम है कि माता पिता का तो इतना कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा दे। क्या करा दे? अवसर। देखो बच्चा पैदा कर दिया, देखभाल कौन करेगा? राज्य। और फिर 6 वर्ष के हुए, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है? राज्य। जैसे ही 6 हुए फिर राज्य ने क्या दे रहा है? शिक्षा। और शिक्षा के साथ साथ आजकल खाना पीना सब दे रहा है, इसलिए तो जनसंख्या बढ़ रही है। एक कारण ये हो सकता है कि भाई हमें तो केवल क्या करना है? बच्चे पैदा करने हैं, बाकी सब कुछ क्या करेगा? राज्य करेगा। अरे ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है। परंतु मैंने बता लिया आपको थोड़ा सा यहां देखो 15(3) क्या कह रहा है कि महिला और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। सीधी सीधी भाषा में लिखें यहां, राज्य शुरू में राज्य नहीं लिखा ना, राज्य गला सही नहीं हो रहा भाई। राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो देखो भैया महिलाओं को आरक्षण भी दे दिया, पंचायतों में 50% दे दिया, संसद में दे दिया, विधानसभाओं में दे दिया, और महिलाओं को बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं। मैंने कहा ना, बच्चों को भी क्या दे रहे हैं? बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अब 15(4) बड़े काम की चीजें बोले वाले हो। अब पढ़ेंगे 15(4), हमने कहा ना खोल खोल के पढ़ेंगे। तो देखो 15(4) पहली बात तो ये मूल संविधान में तो था नहीं, इसे बाद में जोड़ा। कब जोड़ा? बाद में।
तो इसे कब जोड़ा, पहले तो ये देख लेते हैं। 15/4 तो लिखो इसे प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा। अब देखो जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी, वो इसकी थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखो हमारा अभी मैंने बताया था एक अनुच्छेद है 46, इसमें कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों व SC ST को शैक्षणिक सहायता, मतलब सहायता करेगा, इनकी क्या करेगा, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और ST ST को क्या करेगा, सहायता करेगा। क्या करेगा साहब, सहायता करेगा। किसमें कहा गया है, 46 में कहा गया है। अब देखो बात क्या हुई, जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो एक राज्य था मद्रास। मद्रास राज्य में सांप्रदायिक अधिनियम लागू था। सांप्रदायिक एक्ट लागू किया, एक्ट बनाया, और इसके द्वारा ये संविधान में था नहीं, तो मैंने कहा ना जो बाद में जोड़ा इसे प्रथम संविधान, भी समझ रहे हैं। तो सांप्रदायिक एक्ट लागू था और इसमें जो मेडिकल, जो MBBS होता है उसका एग्जाम हुआ। तो एग्जाम हुआ तो एक सामान्य वर्ग की लड़की थी, कहां की थी, सामान्य वर्ग की लड़की दोराई राजन ये लड़की थी दोराई राजन। जब इसका मेडिकल में क्या नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि इस सांप्रदायिक अधिनियम के कारण SC ST की लोगों को क्या देंगे, आरक्षण। तो इस दोराई राजन ने कहा कि भैया मेरे नंबर इनसे क्या है, अधिक हैं, मेरे नंबर इनसे अधिक हैं, फिर भी मुझे क्या नहीं है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। तो इसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। किसमें दी, सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इनके आधार पर भेदभाव तो हो ही नहीं सकता। तो इस सांप्रदायिक अधिनियम को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो ये पूरे भारत में चर्चा में आ गया, सुर्खियों में आ गया, और इसको मांग उठने लगी, आंदोलन होने लगा। तो इसके लिए हमारी संविधान सभा थी, संसद नहीं थी। संविधान सभा ने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 15/4 अनुच्छेद जोड़ा, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और SC ST को शैक्षणिक शिक्षा, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को किस आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण के आधार पर, यानी ये देखा गया किस आधार पर, सामाजिक सोशल और शैक्षणिक एजुकेशन स्तर पर उनका बहुत गिराव हुआ है। इस आधार पर क्या दी गई, ये संविधान में 15/4 जोड़ा, और इसमें इनको शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों में दिया गया आरक्षण। अभी देखते हो ना हमारे यहाँ BSTC BEd
जो आप करते हो, या टीचर का एग्जाम देते हो, पुलिस पटवार किसी का भी एग्जाम देते हो, तो उसमें मेरिट अलग अलग आती है। जैसे तो ये शिक्षण संस्थानों में क्या है, आरक्षण है, और इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।